और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हुए सचिन पायलट पर सियासत तेज है। सियासी हलचल इस वक्त तेज हो चली है। कमलनाथ ने पायलट को मनाने की जिम्मेदारी संभाल ली है। पायलट ने कमलनाथ से मुलाकात भी की। प्रदेश प्रभारी रंधावा आज जयपुर का दौरा भी कर सकते हैं। तो सचिन पायलट ने अनशन किया, वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उसके बाद से लगातार सियासत तेज हो चली है और अब सचिन पायलट को मनाने की जिम्मेदारी कमलनाथ को सौंपी गई है। पायलट ने कमलनाथ से मुलाकात भी की और बड़ी खबर आपको बता दें, रंधावा भी आज जयपुर का दौरा कर सकते हैं। तो वसुंधरा राजे के सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन करके सचिन पायलट ने करप्शन के खिलाफ जंग के ऐलान का दावा किया, लेकिन इससे प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठने के बाद सचिन पायलट अपनी सक्रियता बढ़ाने के मूड में हैं। एक ओर जहां पायलट के अनशन को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर पायलट 17 अप्रैल को फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आएंगे। 17 अप्रैल को पायलट के 2 कार्यक्रम बन रहे हैं। पहला झुंझुनू जिले के खेतड़ी में शहीद की मूर्ति का अनावरण और दूसरा खेतड़ी से लौटते हुए शाहपुरा में धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने का। गौरतलब है कि पायलट ने पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के समय हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ न केवल अनशन किया, बल्कि अनशन के बाद जिस तरह से पायलट अपने कार्यकर्ताओं से मिले, उससे भी तमाम तरह की चर्चाएं चल पड़ी। खबर है कि अनशन के बाद अब पायलट प्रदेश के दौरे का प्लान बना रहे हैं। इसकी शुरुआत 17 अप्रैल से मानी जा रही है। वहीं वापसी में जयपुर जिले के शाहपुरा में एक धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे। मतलब साफ है कि पायलट अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे मामले पर मौन धारण किए हुए हैं। बुधवार को सीएमआर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट से जुड़े सभी सवालों को टाल दिया। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि हम केवल महंगाई से राहत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भी मंत्रियों को पायलट के मामले में चुप रहने की हिदायत दी गई। इधर कांग्रेस आलाकमान पर भी इस बात का दबाव है कि अगर सचिन पायलट को लेकर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है या पायलट को कोई नोटिस मिलता है, तो फिर 25 सितंबर को जिन 3 नेताओं को समानांतर बैठक बुलाने के लिए नोटिस मिले थे, उन पर भी कार्रवाई हो। ऐसे में उन तीनों नेताओं पर भी कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साफ कर चुके हैं कि राजस्थान में पहले भी कई बार कांग्रेस में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई और वो पहले के मामलों को भी वर्तमान मामले के साथ देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि कांग्रेस उनके खिलाफ अभी कोई सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के मूड में नहीं है। ये जरूर है कि पार्टी उन्हें इस मुद्दे पर कुछ हिदायत जरूर देकर पार्टी के अनुशासन को बनाए रखने का संकेत दे सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। और कर लेते एक और बड़ी खबर का। बाड़मेर से बड़ी खबर है। दलित युवक की हत्या के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक इसमें सहमति नहीं बन पाई है। 3 दौर की वार्ता के बाद भी प्रशासन से बात नहीं बन सकी। 1 करोड़ का मुआवजा और इसके साथ ही 2 सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। तो दलित युवक की हत्या की गई और इसे लेकर लगातार लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मोर्चरी के बाहर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शव उठाने से इनकार कर दिया है। लोगों की एड से 1 करोड़ के मुआवजे के साथ ही 2 सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। लगातार समझाइश का दौर भी जारी है। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत में बात नहीं बन पाई। सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, कई दौर की वार्ताएं हुई, बात नहीं बन पाई। आज क्या स्थिति है वहां पर? क्या लग रहा है आज बात बन पाएगी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वार्ता है, कल 3 दौर की वार्ता हुई और जो मुआवजा और नौकरी का मामला है, उस मामले में लेकर पेच फंस गया है और इनकी जो मांग है 1 करोड़ रुपए और 2 लोगों को सरकारी नौकरी की मांग पर ये अड़े हुए हैं। इसके साथ ही जब देर रात तक की मांगे नहीं मानी गई, तो उसके बाद में आज अम्बेडकर जयंती है, तो आज बाड़मेर में अम्बेडकर जयंती के जितने भी कार्यक्रम है उसको निरस्त किया गया है। अम्बेडकर जो
जयंती समारोह की एक समिति है वो आज अमेरिकन सर्किल में पहुंचकर माल्यार्पण कर सीधी रैली के रूप में यहाँ पर धरना स्थल पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में सारे कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं और आज इकट्ठा होकर के फिर से एक और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हालांकि प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि इनसे वार्ता की जाए, इनकी जो भी मांगे है उसको माना जाए या उनसे कुछ, लेकिन ये क्या 1 करोड़ और 2 लोगों की नौकरी को लेकर के ये पूरी मांगे जो है वो सरकार के लेवल पर है। हालांकि सरकार के लेवल पर भी बातचीत चल रही है क्योंकि इसमें सरकार के 2 विधायक है वो इसमें लगातार वार्ता में साथ में चल रहे हैं। बाड़मेर के जिला प्रमुख वो साथ में चल रहे हैं, उनसे बातचीत भी चल रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो 1 करोड़ रुपए और 2 लोगों की नौकरी का जो पेच है उस जगह मामला ये अटका हुआ है, अभी तक सहमति नहीं बनती पा रही है। यानी कि प्रेमदान 1 करोड़ की नौकरी और 1 करोड़ के जो मांग है और इसके साथ ही 2 सरकारी नौकरी, यहीं पर मामला फंसते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब जो प्रदर्शनकारी वो क्या कह रहे हैं, ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे क्या, और रणनीति उनकी ओर से कुछ? देखिए, जो इनके दलित नेता है उदाराम मेघवाल, उनसे हमारी रात को ही बात हुई थी और आज सुबह अभी बात हुई है। उनका एक ही कहना है कि जब तक हमारी ये जो मांग है ये अपने आप में बहुत ही जघन्य अपराध है और ये जो मांग है ये मांग जब तक पूरी नहीं होगी उस पर हम लोग कोई नेगोशिएट करने की स्थिति में नहीं न करेंगे। इसके साथ ही जो चंद्रशेखर आजाद जो है उसको आज शाम तक इनका कहना है कि हमारी अगर बात नहीं बनेगी तो फिर वो यहाँ बाड़मेर आएंगे। तो ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति भी है। हालांकि इनका ये कहना है कि हम अहिंसात्मक तरीके से हमारा आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बिल्कुल प्रेमदान, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द समझाइश कर ली जाए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर है, बीजेपी नेता के शोरूम पर फायरिंग मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। आज रैली निकालकर चक्का जाम किया जाएगा। कल कनवास के बाजारों को बंद रखकर रैली निकाली गई थी। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। तो बीजेपी नेता के शोरूम पर फायरिंग की गई और इसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में कल लोग सड़कों पर उतरे, बाजार बंद कर दिए गए, रैली निकाली गई और आज एक बार फिर से चक्का जाम की तैयारी की जा रही है। जल्द से जल्द आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग है। तो कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बीजेपी नेता के शोरूम पर फायरिंग की गई और इसके बाद आज ये बड़ा ऐलान चक्का जाम करने को लेकर। और दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता और पुत्र की मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है, सेंट्रल पार्क में निर्माणाधीन गांधी दर्शन म्यूजियम की जल्द ही आमजन को सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी दर्शन म्यूजियम के कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने तकरीबन 1 घंटे तक म्यूजियम के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्य सचिव उषा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका सहित यूडीएच और जेडीए के अफसर भी मौजूद रहे। देश में कई म्यूजियम होंगे, पर जो आज मैंने ये देखा है और जो हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा बना है। और जिस रूप में बहुत ही सोबर तरीके से बनाया गया है, मैं समझता हूँ देश में एकमात्र ऐसा गांधी म्यूजियम बनेगा जिसको डोमेस्टिक या फॉरेन टूरिस्ट भी आएंगे देखना पसंद करेंगे। युवा पीढ़ी और छात्र उनके लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष के एकजुट होने को लेकर कहा कि आज देश को इसकी आवश्यकता है। देश में आज ऐसे हालात हैं जो पूरे देश को चिंता में डाल रहे हैं। राहुल गांधी की मंशा भी यही है। आज देश में अहिंसा, सत्य की आवश्यकता है। जिसकी आज देश को सबसे बड़ी आवश्यकता कोई है तो नॉन वायलेंस की है, सत्य की है। उस पर पूरा देश का फ्यूचर डिपेंड करेगा, ये मेरा मानना है। इसलिए अगर विपक्षी पार्टी होती है तो मोदी जी को भी उनकी पार्टी को भी खुश होना चाहिए। अगर देश में विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष क्या होगा? अगर उन्हें वास्तव में भावना डेमोक्रेसी के प्रति है, उनके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि देश में विपक्ष भी मजबूत है। वो तो विपक्ष मुक्त भारतीय बातें करने लग जाते हैं जो व्यक्ति, तो आप सोच सकते हो कि ये अच्छी सोच नहीं है।
तो वहीं जयपुर ब्लास्ट मामले में प्रदेश सरकार ने 15 दिन बाद भी एसएलपी दायर नहीं की। इसे लेकर विपक्ष लगातार दबाव बनाए हुए है। वहीं प्रभावितों को न्याय दिलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पीड़ितों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी दाखिल की है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों को बरी किए जाने के बाद बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर हमला कर रही है। 15 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी राजस्थान सरकार ने अब तक बम ब्लास्ट के आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर नहीं की। वहीं इस मामले में लगातार मुखर रही बीजेपी ने बम ब्लास्ट पीड़ितों के साथ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। बीजेपी का कहना है कि वो इस मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास करेगी। एडवोकेट की टीम फ्री में ये मुकदमा लड़ेगी। राजस्थान का अब तक का सबसे जघन्य अपराध, 71 लोगों की मौत, 185 लोग घायल और उस पर माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आतंकवादियों को फांसी की सजा से बरी कर किया जाना और उसके 15 दिन गुजर जाने के पश्चात भी राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किए जाने से व्यथित होकर आज भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया था उसके अनुसार हम सर्वोच्च न्यायालय में ताराचंद जी की पत्नी राजेश्वर जी और मुकेश तिवारी जी के पुत्र अभिनव तिवारी की तरफ से एसएलपी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे अरुण चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में बनी है। अब डे टू डे हम सर्वोच्च न्यायालय में दायर हमारी अपील के अंदर जो भी नामचीन देश के ख्यातिनाम नामचीन वकीलों की आवश्यकता पड़ेगी, हम बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़ा करेंगे और न्याय के मंदिर में गुहार लगाएंगे। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी ने देश के जाने माने अधिवक्ता एडवोकेट हेमंत नाहटा, शिव मंगल, आदित्य जैन और राजकुमार शर्मा की एक टीम की मदद ली है। ये टीम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। सबसे खास बात यह है कि ये सभी इस केस को निःशुल्क लड़ेंगे। उनका कहना है कि पीड़ितों को न्याय दिलाना उनकी जिम्मेदारी और प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका पेश करके ये मुद्दा सामने लाया जा रहा है, क्योंकि इसमें कई रिलेटेड पक्ष हैं। इसमें जो अभियोजन पक्ष की ओर से जिस तरह से मजबूती से विधिक तथ्य रखे जाने चाहिए थे या तर्क रखे जाने चाहिए थे, उनके बारे में भी सवालात हैं और किन परिस्थितियों के अंदर आरोपियों को बरी किया जा सकता है, वो जो कानूनी मुद्दे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ द लॉ लैंड बिल्कुल सेटल्ड है कि अनुसंधान में अगर कोई खामी है तो वो बरी किए जाने का आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में कोर्ट भी पूर्णतया सशक्त है कि जिन बिंदुओं के ऊपर पर्याप्त साक्ष्य नहीं आ पाई है उसको कोर्ट अपने स्तर पर भी धारा 391 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड पर ला सकती है। तो ऐसी स्थिति में विधिक बिंदुओं के आधार पर पीड़ित लोग माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश हुए हैं। उधर पीड़ितों का कहना है कि घटना के करीब 16 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। तो ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो सब पक्ष सबूत देके वो सब नकार दिए गए, या इस देश की कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि आपके घर में आके कोई भी 70-71 लोगों को मार के चला जाएगा और आपके पास उनका सबूत भी नहीं है कि किसने मारा। जो हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष को फांसी हो या कोई निर्दोष फंसे, लेकिन इस गवर्नमेंट में, चाहे गवर्नमेंट कोई सी भी हो, इन गवर्नमेंटों के पास इतना भी हाल नहीं था कि 16 साल के अंदर एक भी अभियुक्त को नहीं पकड़ पाई, अपराधी नहीं पकड़ पाई, या ये नहीं पता कर पाई कि कौन अपराधी है। अब उनका कसूर क्या था जो उनको गोली से उड़ा दिया, और फिर निर्दोषों को और गुनहगारों को फांसी देते हुए भी उनको रोक दिया। अब उनका ये तो बताओ कि उनका हमारे कसूर क्या था जो उनको गोली से उड़ा दिया। चुनावी साल में बीजेपी इस मुद्दे को जमकर भुना रही है। वो लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने के साथ ही बयानबाजी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच अब पीड़ितों को उम्मीद है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। नई दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए लखवीर सिंह की रिपोर्ट। और इस बार बीजेपी का युवाओं पर खास फोकस है। सीपी जोशी को महज 47 साल की उम्र में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद युवाओं में पार्टी के प्रति ज्यादा ही उत्साह नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में युवा चुनाव में भाग्य आजमाने को तैयार भी हो गए हैं। महिलाएं भी पार्टी में जीत का परचम फहराने का मकसद लेकर इन दिनों खासी सक्रिय नजर आ रही हैं। बाबूलाल धायल की रिपोर्ट देखिए।
महिला दावेदारों को मिला उपहार, टिकट का सपना होगा साकार, युवा कमान से बढ़ी आस, बीजेपी देगी आस को विश्वास। धूल धूसरित राहों से ही सियासत का रास्ता तय होता है, वरना सौंदर्य प्रतियोगिता में डंका बजाकर आदिवासी समाज का मान बढ़ाने वाली जया मीना और इन जैसी दूसरी नायिकाओं को तपती दोपहरी में सड़कों की खाक नहीं छाननी पड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरों में दिख रही युवा नेत्री डॉक्टर जया मीना है, जो आदिवासी समुदाय की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर आदिवासी समाज को लेकर गढ़े गए सदियों पुराने मिथक तोड़े थे। पिछले 4 साल से डॉक्टर जया मीना उदयपुर के सलूम्बर में बीजेपी का टिकट पाने के लिए दिन रात पसीना बहा रही हैं। महिलाओं के बीच हेल्थ और हाइजीन को लेकर उन्होंने काफी जागरूकता फैलाई है। डॉक्टर जया मीना ने आदिवासी महिलाओं की समस्याओं को मुखर तौर पर उठाया है, कुरीतियां मिटाने की दिशा में कई आंदोलन किए, सलूम्बर को जिला बनाने के लिए धरने पर भी बैठी। अब वो बीजेपी से टिकट मांग रही हैं ताकि विधानसभा पहुंचकर महिलाओं के हितों की आवाज बुलंद कर सके। जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि हम लोग ट्राइबल को सपोर्ट करते हैं, ट्राइबल के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन ट्राइबल को आप आज जाके देखेंगे ना तो वहाँ की एक लड़की को ये भी नहीं पता होगा कि सैनिटरी पैड क्या होता है। जब मैं एज ए डॉक्टर, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो उसी के साथ मैं जब जाती हूँ और लोगों के बीच में उनको सैनिटरी पैड देती हूँ तो वो लोग शर्मा जाती है। तो मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर बीजेपी मुझे टिकट देती है तो 101% मैं सलूम्बर की सीट निकाल के दूंगी। स्टेफी चौहान नागौर के मेड़ता से बीजेपी का टिकट हासिल करने के लिए पिछले 7 साल से मेहनत कर रही हैं। बीजेपी के हर कार्यक्रम में उन्होंने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या किसान कर्ज माफी का, वो अपने इलाके की बुलंद आवाज बनकर उभरी हैं। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली स्टेफी ने इंजीनियरिंग की है, पर उनका सपना विधानसभा पहुंचने का है। देखिए, जो अब दावेदारी तो संगठन हमारे शीर्ष नेतृत्व पे है, जो दिशा निर्देश देंगे उसी की पालना करेंगे। भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा हासिल है। भगवान राम के नाम के आगे भी सीताराम बोला जाता है। आजादी के आंदोलन में भी महिलाओं की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। झांसी की रानी के शौर्य और बलिदान से भला कौन वाकिफ नहीं है, मगर आजादी के बाद आधी आबादी को उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए अभी भी संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। पिछले 1 दशक में भारत में महिलाओं ने हर क्षेत्र में पुरुषों के दबदबे वाले क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, मगर राजनीति में अब भी उनके साथ भेदभाव बरकरार है। बहरोड से पार्टी की टिकट मांग रही नीलम यादव हो या फिर सादुल शहर की सारिका चौधरी, मेहनत इनकी मर्दों से कहीं कम नहीं है, मगर टिकट हाथ में आएगा तभी पता चल पाएगा कि पार्टी ने उनकी मेहनत को कितना पहचाना है। मैं एक महिला हूँ, युवा हूँ, लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हूँ और पार्टी जो भी दायित्व दे रही है हम उसको कुशलता से निभा रहे हैं। आगे जो भी हमें दायित्व देगी हर अवसर के लिए हम तैयार हैं। किसान भाइयों एवं बहनों के लिए सदैव मैं संघर्षरत रही हूँ। मैंने चाहे किसान भाइयों की सिंचाई का पानी हो, विद्युत विभाग की समस्या हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पेंशन वृत्ति हो, छात्रवृत्ति हो, मैं सदैव इनके लिए संघर्ष करती रही हूँ और करती रहूंगी। मेरी प्रबल दावेदारी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 23 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया, वहीं कांग्रेस ने 27 महिलाओं को टिकट दिया। इनमें से 3 मुस्लिम समुदाय से थी। इनमें से 27 महिलाएं चुनाव जीतकर राज्य की विधानसभा में पहुंची। राहत की बात है कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष युवा सोच को आगे बढ़ाने के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप चाहे विधानसभा में देख लो, चाहे लोकसभा में देख लो, चाहे संगठन में देख लो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक हमेशा युवाओं को प्रेफरेंस दी है। महिलाओं को सियासत में 50% हिस्सेदारी के लिए अब भी लंबे संघर्ष की दरकार है। संसद अब तक भी महिला आरक्षण पारित नहीं कर पाई है। पुरुष प्रधान मानसिकता उन्हें सियासत की पहली सीढ़ी से आगे ही नहीं बढ़ने देती। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीतिक दल चुनाव में वोट मांगते हैं, आधी आबादी को लुभाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर जब टिकट देने की बारी आती है तो महिलाओं को निराश ही होना पड़ता है। अधिकांश टिकट पुरुषों के खाते में जाते हैं, महिलाओं को गिनती के टिकट ही मिलते हैं। इस बार बीजेपी में युवा नेतृत्व है, लिहाजा महिलाओं की उम्मीदें भी कुछ ज्यादा ही हिलोरे मार रही है। देखना है पार्टी आधी आबादी को कितने टिकटों से नवाजती है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।
और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। दौसा से ये बड़ी खबर है। NH-21 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। जयपुर से फल लेकर महवा जा रही कैंट्रा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फल की गाड़ी ने आगे चल रहे अज्ञात वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में कैंट्रा के चालक और खलासी कैबिन में फंस गए। तकरीबन 45 मिनट के बाद रेस्क्यू कर कैबिन से चालक और खलासी दोनों को बाहर निकाला गया। फिलहाल घायल चालक और खलासी का दौसा में लगातार उपचार जारी है। हादसे के कारण NH-21 तकरीबन 1 घंटे तक बाधित रहा। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का और बात कोरोना की। कोरोना को लेकर प्रदेश में क्या कुछ अपडेट है, इस पर नजर डालते हुए आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना के नए 293 मामले सामने आए हैं। कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है। नागौर में 1, जयपुर में 2 लोगों की मौत हुई। तो वहीं जयपुर में कोरोना के महज 24 घंटे में 121 नए मामले दर्ज किए गए। उदयपुर में 17, सीकर में 24 और जोधपुर से 27 मामले सामने आए हैं। अलवर में 10, बीकानेर में 18 और चित्तौड़गढ़ में 17 मामले सामने आए हैं। तो अब प्रदेश में कुल एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 1474 हो चुका है। और करेंगे अगली खबर का। जयपुर को खूबसूरत बनाने के लिए तैयार की जा रही द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट भूमि माफिया के चंगुल में फंसकर दम तोड़ती नजर आ रही है। द्रव्यवती नदी की गंदगी को दूर करने के लिए करतारपुर नाले की परिकल्पना की गई, लेकिन हकीकत में ये योजना सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। ये रिपोर्ट देखिए। करतारपुरा नाले का दिन ब दिन जो गला है वो घुटता गया। प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। आप ये स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से भूमाफियाओं ने इस जो करतारपुरा नाले को पाट कर रख दिया है। और यहाँ पर मानसून के दौरान जो स्थिति होती है वो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वही बखूबी जान सकते हैं। पानी आता तो पानी भर जाता। मेरे 4-5 बार नुकसान हो गया, 5-6 लाख रुपए का। मैं कपड़े का सहारा का, मेरे तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, तब फुल पानी भर जाता। इससे ज्यादा क्या करे, परेशानी है, मच्छर हो रहे हैं खूब। अभी सफाई नहीं हो रही तो किसको बोले। ये है राजधानी जयपुर की जनता का दर्द। पहले द्रव्यवती नदी के गंदे नाले को सुंदर और दुर्गंध मुक्त बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन अब उन्हीं नालों में गंदा दुर्गंध युक्त पानी बहाया जाता है। द्रव्यवती नदी की पूरी परियोजना इस गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैये के कारण सवालों के घेरे में है, लेकिन इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता है आसपास रहने वाले लोगों को। राजधानी के करतारपुरा नाले को द्रव्यवती नदी की तर्ज पर पक्का करने के लिए तैयारियां शुरू की गयी। नाले के दूषित पानी को ट्रीटेट करने के लिए STP भी लगाने की योजना बनाई गई। दिसंबर 2022 में जिला कलेक्टर से लेकर JDA आयुक्त तक ने करतारपुरा नाले का दौरा किया था और करतारपुरा नाले को लेकर बड़े बड़े दावे भी हुए थे, जिससे नाले का गंदा पानी द्रव्यवती नदी में प्रवाहित नहीं हो। लेकिन हालात क्या है, ये देखिए। जब यहाँ पे जल भराव की स्थिति हो जाती है, जो प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं और लोगों को डाडस बनाते हैं कि यहाँ पर जल्द जो इस नाले का सौंदर्यीकरण होगा, लेकिन हकीकत आप देख सकते हैं कि अभी तक जो कार्रवाई की गई है, जो काम किया गया है, वो केवल कागजों में किया गया है, दौरे किए गए हैं। लेकिन हकीकत आपके सामने बया है कि किस तरीके से आज भी इस नाले के ऊपर अवैध कब्जे हो रहे हैं। भूमाफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम के ऊपर केवल और केवल खानापूर्ति हो रही है। करतारपुरा नाले को पक्का करने की कवायद 7 साल से चल रही है। इसे लेकर कई बार योजना बन चुकी है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। दिन ब दिन नाले में और उसके आसपास कब्जे होते गए, मकान बनते गए, नाले का गला घुटता गया। हकीकत यह है कि जो नाले का जो दुर्गंध युक्त जो पानी है, जो मलबा है, वो द्रव्यवती नदी के ट्रीटेड पानी के अंदर जाकर मिल रहा है। ऐसे में जो द्रव्यवती नदी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किया गया है, उस पानी को ये दूषित पानी करता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।
बैसाखी का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पंजाबी समुदाय के लोग आज के दिन को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। वैसे तो ये पर्व हर जगह मनाया जाता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में खास तौर पर इस त्योहार की रौनक देखने को मिलती है। ढोल नगाड़ों के साथ लोग आज के दिन के जमकर जश्न मनाते हैं। मुख्य तौर पर बैसाखी त्योहार फसल की पैदावार की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन अनाज की पूजा करते हैं और फसल काटकर अपने आराध्य का आभार प्रकट करते हैं। भांगड़ा, बोली, गिद्दा डाल इस पर्व की खुशी को मनाया जाता है। इस सिख समुदाय के लोगों के लिए आज का दिन बेहद महत्व रखता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।